आज हम लोग जो है वो श्वसन तंत्र को देखने वाले हैं और ये जो है आपका विटामिन के बाद वाला जो सेक्शन है उसको देखेंगे। विटामिन जो है वो तो हमने देख लिया था पूरा, उसमें ज़्यादा पार्ट में भी बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो श्वसन को हम लोग देख लेते हैं कि श्वसन से जितने भी प्रश्न हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर डिटेल में देखा जाए तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत बोला जा रहा है कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे क्या होता है कि होकर वायु का आदान प्रदान होता है। जैसे आपका नासिका नोज, नासाग्र यानी नाजल पैसेज, और ग्रासनी जैसे फायरेनिक्स एंड लैरिनिक्स, या फिर या स्वर तंत्र हो गए, स्वर यंत्र हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस हो गया, और आपका फेफड़ा भी आता है, ठीक है। सभी अंग इसके अंतर्गत आ गए। उसके अगर देखा जाए तो मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ लंग्स की बात की जाए तो वो 2 होते हैं, जो फुफ्फुसावरण या फिर प्यूरल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए तो ये फुफ्फुसावरण होता है, और आपका प्लूरल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, से घिरे होते हैं हमारा श्वसन, ये हमारा जो फेफड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे में डिटेल में बोला जा रहा है कि मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है, यानी हमारा राइट लंग्स जो होता है, वो बाएं फेफड़े से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा और चौड़ा भी होता है। राइट वाला जो है वो चौड़ा होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है, यानी लेफ्ट वाले से इसका लंबाई जो है फेफड़े का राइट वाला का छोटा होता है। और आपका फेफड़े में जो है में रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, तो एक जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग जो 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, यानी अगर बात किया जाए तो टोटल 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें क्या होता है, श्वास की वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर वायु कोष्ठक की बात की जाए तो 15 करोड़ होती है, और आपका जो है इसमें श्वास की वायु भी हो गई, और आपका रुधिर के बीच गैसीय विनिमय भी होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए फेफड़े या फुसफुस या फिर आपका लंग्स की, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसके द्वारा फुसफुस के द्वारा जो है होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के, यानी जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है कि श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। इसलिए इसे फुसफुस श्वसन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए श्वसन को देख लेते हैं डिटेल में। श्वसन आपका जो है एक जैविक क्रिया होती है जिसमें अंतर श्वास यानी एक्सपिरेशन और उच्छ्वास करते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक्सपिरेशन कहते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, वही वाली यहाँ पे बोली जा रही है। क्रिया के दौरान जो होते हैं वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं में जो है श्वसन तथा उच्छ्वास के दौरान समानता क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा परिवर्तित रहती है। यानी इन क्रियाओं के दौरान क्या होता है कि आपका जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हम लोग क्या होता है कि ये हमारा जो नाइट्रोजन जो होता है वो बदलता नहीं है। ऑक्सीजन बदल जाता है लेकिन नाइट्रोजन जो होता है बदलता नहीं होता जब श्वसन क्रिया करते हैं, तो ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन श्वसन अंत श्वसन द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है, यानी कहने का मतलब कि तो यहाँ डिटेल से अगर देखा जाए तो जो मानव शरीर में ऑक्सीजन अंत श्वसन द्वारा क्या होता है आपका पहुँचता है, फेफड़े में ही ये क्या होता है वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, और फेफड़े में क्या होते हैं तो वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। यानी फेफड़ा में जो वायु कोष्ठक होते हैं वो रुधिर कोशिका से जुड़े होते हैं या घिरे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन क्रियाओं में जो है ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाती है, और इन कोशिकाओं में क्या होता है कि ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में क्या होता है प्रवेश करता है, और विपरीत दिशा में जो CO2 जो है वो विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है। उसके अलावा लाल रुधिर जिसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, में मौजूद जो है वो होमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक के यानी कैरियर का काम करता है, ठीक है, ले जाने का कार्य भी ये करता है। कौन,
तो आरबीसी में मौजूद होमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के प्रत्येक विभिन्न भागों के ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में होमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। यानी कहने का 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है एक जो होते हैं स्वस्थ मनुष्य में। अगर बात की जाए तो होमोग्लोबिन की मात्रा होगी 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर जो रुधिर होते हैं। 1 ग्राम होमोग्लोबिन में क्या होता है तो लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। 1 ग्राम में क्या होता है तो आपका जो 1 ग्राम होमोग्लोबिन में लगभग कितने होते हैं 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर की होमोग्लोबिन में करीब करीब लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। अगर 100 मिली रुधिर होगी तो रुधिर की होमोग्लोबिन में 100 मिली रुधिर की होमोग्लोबिन में लगभग कितनी ऑक्सीजन होगी तो 20 मिली जो होगी वो आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का होमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण होता है ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है कि ज़्यादा होता है। वो होता है कितना है तो 250 गुना अधिक होता है। ठीक है, यह जो होता है रक्त के होमोग्लोबिन से जुड़कर क्या करता है कि ये कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाता है। कौन तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें रक्त जो होता है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और जो बॉडी तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है उसकी क्षमता कम हो जाती है। और रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता जो होती है सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति में क्या होती है बढ़ोतरी होती है। क्योंकि देखेंगे आपकी जब भी हमारा अगर सप्लाई बॉडी तक ऑक्सीजन का नहीं होता तो जोर से सांसें ऑक्सीजन लेने के लिए मतलब चलने लगती है। ठीक है, तो यही आप देख सकते हैं जैसे ऊंचाई पे भी चढ़ते तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते तो क्या हो जाता है मतलब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होने लगता है। उसी तरह से देखिएगा समुद्र सतह में से जो है वो जो ऊपर चढ़ते हैं उसके अलावा वायुमंडल में वायु का संयोजन जो होता है अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो वही रहती है किंतु वायु का क्या होता है डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया जो होती है ठीक है के कारण मनुष्य की सांसें क्या होती है फूलने लगती है और श्वसन दर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन आप देख लीजिए जितने भी हैं हम लोगों के लिए बेनिफिट ही करेंगे। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फुसफुस फेफड़ा द्वारा जो है स्तनधारियों में श्वसन होता है। आपका ए का डी हो जाएगा। यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि स्तनधारी एवं स्तनपायी जीव जो होते हैं प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि स्तनधारी और स्तनपायी जो होते हैं जीव जो होते हैं वो प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है कि जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। उसके अलावा इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन जो होती है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियाँ जो होती है अत्यंत विकसित होती हैं और ये कसी रुकी प्राणी मुख्यतः क्या होते हैं फुसफुस का या फिर आपका फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्वसन की क्रिया जो है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये आपका नाइट्रोजन का परिवर्तन नहीं होता। 2 का डी हो गया। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया जा रहा है तो बोला जा रहा है कि श्वसन क्रिया जो होते हैं एक जैविक क्रिया है जिसमें क्या है कि वायुमंडल में से जो है अंतःश्वास क्रिया से लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो 78% जो होता है आपका क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 0.024% आपका CO2 होता है तथा 0.5% जल वाष्प और सूक्ष्म मात्रा में जो है वो हीलियम आर्गन और नियॉन गैसें होती है। उच्चावच क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होता है। यानी अगर जब आप हमारे सांस जब बाहर निकलता है नाइट्रोजन तो हमारे कितना होता
होता है 78, लेकिन वही आप 20% तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब रहता है, लेकिन जब बाहर ऑक्सीजन निकलता है तो 15.7 हो जाता है, यह कम हो जाता है। उसके अलावा जब देखेंगे तो ये CO2 जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3.6% हो जाता है, यानी ये क्या होता है बढ़ जाता है, तथा जलवाष्प जो है 6.2% जो होता है वो क्या होता है कि बाहर निष्कासित होता है, तो ये भी आपका बढ़ा ही हुआ रहता है। इस प्रकार जो है श्वसन क्रिया में वायु में जो है नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, जितना लेते हैं वही उतना ही हम छोड़ते भी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की अभिगमन होता है तो किस तरह से पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है ये बताना है। तो सबसे पहले जो होता है ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक यानी हमारे ऊतक के द्वारा होते हैं, फिर के कहाँ जाते हैं तो रक्त के द्वारा होते हैं, फिर आपका फुसफुस के द्वारा होता है। तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का अभिगमन करने का। तो इस तरह से आपका अभिगमन क्रिया क्या हो जाएगा, ऊतक, रक्त और फुसफुस। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर ये क्या करते हैं कि इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में जो है वो गति कर जाती है। आपका RBC में जो क्या होता है कि मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे क्या करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, एल्वियोली है। ठीक है, 4 का D। डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि गैस विनिमय के दौरान जो है ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त नली में चली जाती है। उसी समय क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े तक जाती है, और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रक्त से फेफड़े तक जाती है, और यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आपको जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्या होता है, तो बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है कि ये श्वास की गति क्या होती है, तो बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से जो ऊपर चलते हैं तो क्या होता है कि वायुमंडल, तो जैसे जैसे ऊपर जो है वह वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात जो है वो इसमें जो विभिन्न गैसों की जो प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर जो है वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपॉक्सिया के कारण जो है हमारी सांसें फूलती है अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रभावित करती है। तो ये आपका क्या होता है कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो आपका 6 का D हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इसमें क्या होता है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या होती है, तो घट जाती है, कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो जो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो जैव रूपांतरण मानव शरीर की को जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये होता है ATP से लेकर के ADP तक। ठीक है, तो आपका 7 का B हो गया। मानव शरीर में द्वारा जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। आपका ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है, तथा इस प्रक्रिया में क्या होता है ऊर्जा मुक्त होती है और जो शरीर के ऊतकों जैसे कि मांसपेशियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है, तो किस तरह से उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। देखिए यहाँ पे डिटेल में बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रिया को क्या किया जाता है, सम्मिलित रूप से जो है कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, तो ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। यहाँ हम देखने वाले हैं कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है वह शरीर ताप को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तो बी आपका 9 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो यहीं तक आगे रहने देते हैं। फेफड़ा एक क्या होता है, प्रमुख श्वसनांग है, ठीक है, जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है और श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मानव क्या है, एक देख लेते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है कि शरीर से ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जहाँ एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैसों का शरीर से उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर का ताप भी क्या होता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, कल ये आपका परिसंचरण देख लेंगे, ठीक है ना। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।